देखिए कोरोना के पीरियड में जब बहुत सारी मौत हुई थी यहाँ पर, तो हमारा एक स्टैंड था कि हर मरने वाला जो है वो कोरोना की वजह से नहीं मरा है, उसको बेड्स नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिला, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर स्टाफ की कमी थी। और वो चीज़ जब पूरा स्टडी किए तो मैंने ख़ुद ने है तो एक PIL फाइल किया हाई कोर्ट के अंदर, और वो हाई कोर्ट के PIL के अंदर मैंने किसी वकील को नहीं लगाया, बल्कि मैंने ख़ुद ने लगातार पिछले 2021 अप्रैल 2021 से मैं वो केस खुद फाइट कर रहा हूँ कोर्ट के अंदर वकील बन के। तो उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो हुए हैं वो भी बताना ज़रूरी है कि जो अच्छे डेवलपमेंट्स हुए हैं वो भी बताना, और जो नहीं हुए हैं जिसकी वजह से अगर कल के दिन कुछ ख़राब होता है तो उसमें क्या सिचुएशन रहती है। अब जैसा पेटिशन जो मेरी मेन पेटिशन थी वो औरंगाबाद या मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ज़िले के अंदर जो हॉस्पिटल्स की अवस्था है कि वहाँ पर कितने डॉक्टर्स अवेलेबल है, कितने वैकेंसीज़ है, और सिर्फ घाटी हॉस्पिटल के बारे में नहीं कहा था हमने, सिविल हॉस्पिटल के बारे में, ग्रामीण हॉस्पिटल्स के बारे में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल, सभी को उसके अंदर पार्टी बनाया था। अब उसमें नतीजा ये हुआ है कि अप्रैल 2021 के बाद जब ये एफिडेविट परसों हियरिंग कोर्ट के अंदर हुई तो उसमें जो प्रोफेसर्स की वैकेंसीज़ है पूरे गवर्नमेंट मेडिकल, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के बारे में जब था तो चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र हाई कोर्ट के जो थे तो वो जब आए यहाँ पर तो उन्होंने ये बताया था कि मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये है करके, और हम इसको सिर्फ है तो औरंगाबाद के हद तक नहीं रखेंगे, इसको हम है तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने हॉस्पिटल्स का ये है करके, तो उसका स्कोप वाइडन करते हुए उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के बारे में है तो उन्होंने अपना ये दिए थे। अब महाराष्ट्र की पोजीशन जो है हम लगातार इनके हियरिंग के अंदर बता रहे हैं कि अप्रैल 2021 से लेके आज 1.5 साल के करीब हो गया है, क्या पोजीशन है। तो आप देखिएगा कि इनकी उदासीनता कैसी है करके, सरकार चाहे किसी की भी हो, सबकी प्राथमिकताएं क्या है और ज़मीनी हकीकत क्या है। जैसा प्रोफेसर्स 130 प्रोफेसर्स की वैकेंसी है पूरे महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, जिसमें MPSC ने रिकमेंडेशन दिया है 26 प्रोफेसर्स को, और ऑर्डर निकाले गए हैं सिर्फ 14 लोगों के, यानी कि 130 कहाँ और 14 प्रोफेसर्स। एसोसिएट प्रोफेसर्स टोटल वैकेंसीज है 187, उसमें से MPSC ने रिकमेंड किया कि 42, और उसमें ऑर्डर जो निकाले गए हैं वो 28 लोगों के सिर्फ, यानी कि 187 की वैकेंसी और 28 लोगों का। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर्स का रोल, टोटल जो वैकेंसीज है 884 वैकेंसीज है, उसमें से MPSC ने अभी तक रिकमेंडेशन दिया है 72 लोगों का और उसमें से 70 लोगों को, यानी कि 884 की वैकेंसीज है और सिर्फ 70 लोगों को इसके अंदर भरा हुआ है करके उसमें। तो ये जब मैटर सामने आया, पहले मैं आपको ये तारुफ भी करवा दूँ, ये हमारे दोस्त है और जिन्होंने मुझे मदद भी किए है इस पेटिशन के अंदर, एडवोकेट प्रसाद जरारे, क्योंकि चूंकि मैं ये PIL खुद फाइल कर रहा हूँ। मैं आपको वो कैलकुलेट करके उसके अंदर से भी देता। ये प्रोफेसर जो है 130, MPSC ने रिकमेंडेशन दिए हैं 26, और ऑर्डर्स अभी तक इशू हुए हैं सिर्फ 14 लोगों को। एसोसिएट प्रोफेसर 187, MPSC ने रिकमेंड किया 42 और ऑर्डर्स इशू हुए 28। असिस्टेंट प्रोफेसर्स पोस्ट है 884, MPSC ने रिकमेंड किया 72 और ऑर्डर्स इशू हुए 70 लोगों को, यानी कि नॉट इवन 10%। बाकी के जितने भी है मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। अब इसी दौरान ये हुआ कि कोर्ट ने मुझसे ये कहा, चूँकि मैं पेटिशनर हूँ, कि आप दूसरे इश्यूज़ भी जो पब्लिक इंटरेस्ट के है
हेल्थ से रिलेटेड, घाटी से रिलेटेड, तो वो इश्यूज भी आप रेस करिएगा एक सिविल एप्लीकेशन के ज़रिए। कोर्ट ने बल्कि मुझे ये बताया कि आप एमिकस क्यूरी यानी कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बोल के आप काम कर सकते हैं। तो उसमें हमने फिर घाटी के दूसरे इश्यूज़ लिए और वो इश्यूज़ हमने एक सिविल एप्लीकेशन के अंदर जो इश्यूज़ लिए 18 पॉइंट्स हमने लिए उसके अंदर, और हर पॉइंट को हमने जो है वो फोटोग्राफ्स के साथ हमने अटैच करके भेजा है। तो वो पिटिशन जब ये सिविल एप्लीकेशन जब हाईकोर्ट के सामने गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये फ़ोटोज़ हम दोबारा देख भी नहीं सकते हैं, ऐसी हालत है। जैसा क्लीनलीनेस के बारे में, अगर आप क्लीनलीनेस के अगर फ़ोटोज़ अगर देखेंगे तो हाईकोर्ट ने जब ये फ़ोटोज़ देखा तो हाईकोर्ट ने कहा कि मतलब ये ऐसे फ़ोटोग्राफ्स है कि जिसको हम दोबारा देखना भी नहीं पसंद करेंगे करके, इतनी गंदगी का ये है। इसके अंदर हमने मैटरनिटी वार्ड के अंदर परफॉर्मेंस कितना होता है, डिलीवरी कितनी होती है, 16,500 डिलीवरीज घाटी हॉस्पिटल के अंदर होती है, 16,500 साल में। हाँ, और उनके पास बेड्स कितने हैं टोटल डिलीवरी वार्ड के अंदर, तो 90 बेड्स है, 90, यानी कि एट एन एवरेज भी अगर निकाले आपने तो 1500 महीने के अंदर होते हैं। 1500 में से 90 लोगों को आपको बेड्स मिलता है, तो बाकी के कहाँ जाते हैं, तो ज़मीन के ऊपर, फर्श के ऊपर उनको आप चद्दर लाइए, अपना बिस्तर लाइए और आप वहाँ पे डिलीवरी करिएगा। इन्होंने खुद ने अपने एफिडेविट के अंदर दिया है जब हमने ये बताया है। अब ये मैं होने के बाद आपको पूरा स्कैन करके बताता हूँ कि ये जो आप गंदगी के फ़ोटोज़ देख रहे हैं, इसके लिए किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। इसमें कलेक्टर से बात करो तो कहाँ डीपीडीसी का पैसा कहाँ जा रहा है, घाटी के अंदर जा रहा है। सीएसआर का पैसा कहाँ जा रहा है, तो घाटी के अंदर जा रहा है। पीडब्ल्यूडी अपने बिला फाड़ रहा है, कहाँ डाल रहा है, तो घाटी के अंदर डाल रहा है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट करोड़ों रुपये का फंड दे रहा है घाटी के अंदर। ये टॉयलेट की फ़ोटो है, ये घाटी के वार्ड के टॉयलेट की फ़ोटो है। ये हैजार्डस वेस्ट जो टीनों के ऊपर पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये फ़ोटोज़ अगर आप देख सकते हैं या दिखा सकते हैं तो ये कचरा नहीं है, ये सब हैजार्डस वेस्ट है जिसकी पॉलिसी है और गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है उस पॉलिसी के बारे के अंदर। हाँ, ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट के अंदर अगर कोई जा सकता होगा तो हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ है उनके सबके टॉयलेट्स बंद करना चाहिए और उनको बोलना ये यूज़ करो करके आप। तो ये फ़ोटोग्राफ्स मैं आपको पूरे स्कैन करके देता हूँ, और जिसका ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट ने खुद कहा है कि हम खुद ये नहीं देख सकते हैं करके डबल से। उसमें ये उठाने के लिए कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। इसको क्लीन करने के लिए कोई गवर्नमेंट का कोई नया कोई रूल लेके आने का है और उसके बाद है तो ये क्लीन करने का है करके। उसमें किसी ना किसी की तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हमने पूरे फोटोग्राफ, पेशेंट ज़मीन के ऊपर पड़े हुए हैं, एम्बुलेंसेस एक कोने के अंदर है तो एम्बुलेंसेस है तो भंगार की तरह है तो पड़े हुए हैं, और पूरे सामने घाटी के अंदर जो है वो प्राइवेट एम्बुलेंसेस खड़े हुए हैं। घाटी के खुद के एम्बुलेंसेस आप खुद जाइए, हमने फ़ोटोज़ के साथ है तो हमने दिखाया है। ये सब चीज़ें जब हाईलाइट करें तो कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट इसके अंदर ये लिया। अब इसमें जो है मैं पॉइंट वाइज जो कोर्ट ने अपने ऑर्डर जो दिया है, मैं वो ऑर्डर की कॉपी भी अगर होंगी तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा प्रिंट मीडिया को। हाँ, अब इसमें एक जो ये है कि कोर्ट ने जो अपने परसों के ऑर्डर के अंदर ये किया है, अभी इससे पहले जो ये हुआ था, हियरिंग हुई थी, तो उसमें चीफ जस्टिस आए हुए थे, 1-1.5-2 महीना पहले की बात है। तो चीफ जस्टिस बैठते ही उन्होंने पूछे वो डॉक्टर के बारे में क्या हुआ है करके, जिस डॉक्टर ने काम ही नहीं किया था। चीफ जस्टिस ने जैसे ही उनके सामने आया तो उन्होंने खुद से, मेरे बोलने से पहले ही, और परसों जब ये मैटर दोबारा जस्टिस घुगे साहब के सामने आया तो जस्टिस घुगे साहब ने शुरुआत ही इससे की
कि वो डॉक्टर की इंक्वायरी का क्या हुआ है। अब किस डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं हम? डॉक्टर आशीष भीवापुरकर के बारे में, जिसके बारे में डीन ने है तो ये एफिडेविट दिया था कि नहीं वो बराबर से आ रहा है, काम कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है। और मैंने है तो ये चैलेंज किया था कि वो डॉक्टर ने एक भी ऑपरेशन नहीं किया, एक भी ओपीडी नहीं लिया, एक भी क्लास नहीं लिया, और इसके बावजूद वो तकरीबन 2 से ढाई साल 2,52,000 रुपये की सैलरी हर महीना उठा रहा था, जबकि वो हॉस्पिटल आया ही नहीं, उसका अटेंडेंस ही नहीं था उसमें। ये पूरे अटेंडेंस डॉक्यूमेंट्स ये वो हमने है तो हाईकोर्ट के हवाले किए हुए हैं। हमने कहा कि पूरे डॉक्यूमेंट्स है तो आप मंगाइएगा करके उसमें, तो इसके बारे में हाईकोर्ट ने है तो वो डॉक्यूमेंट्स पूरे सीज करके रखे हुए हैं। अब इसके अंदर हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए करके, तो वो इंक्वायरी के अंदर ये पाया गया है कि ये डॉक्टर जो है ये दोषी है करके, ही इज़ गिल्टी। और डॉक्टर ने जो जवाब दिया है, अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, वो है तो संतोषजनक नहीं है करके अपनी रिपोर्ट के अंदर इन्होंने खुद ने है तो घाटी ने है तो हमको लिख कर दिया है। अब हमारा ये स्टैंड है, और चीफ जस्टिस ने खुद ने ये कहा था कि वी विल टेक दिस मैटर वेरी सीरियसली एंड वी विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम दैट डॉक्टर। यानी कि 1 करोड़ के करीब उसकी सैलरी जो हमने है तो दान में उसको दे दिए है, और कितने जनों ने मिल बांट के खाए हैं, घाटी के किन किन लोगों ने खाए हैं। अब मैं ये हाईकोर्ट के अंदर ये स्टैंड लेने वाला हूँ कि अकेले आशीष भीवापुरकर से पैसा वसूल करेंगे तो दोषी अकेले वो नहीं है, वो हॉस्पिटल का डीन, वो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, वो क्लर्क जो अटेंडेंस मेंटेन करता था, जो है तो झूठे है तो बाद में है तो एफिडेविट बनवाने लगाए, कोर्ट के सामने दिए हैं। तो 50% डॉक्टर से रिकवर की जाए और 50% हॉस्पिटल के ये पूरे स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है, या तो उनकी पेंशन रोकी जाए जो रिटायर्ड हो गए हैं, या जो सर्विंग कर रहे हैं उनके पास से है तो ये पैसा रिकवर किया जाए, क्योंकि ये पूरे है तो मिली भगत है। और ये सिर्फ एक केस मेरे सामने आया है बोल के मैंने निकाला। अब डॉक्टर्स बोलते हैं कि साहब दूसरे हॉस्पिटल्स में भी जाइए, आपको ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे करके। इसमें हाई कोर्ट ने अपने रिक्रूटमेंट के बारे में ये कहा है कि ये जो रिक्रूटमेंट है इसके ऊपर बहुत अननेसेसरी डिले हो गया है, और उस डिले को ख़त्म करके जल्द से जल्द है तो पूरे पोस्ट ये किए जाए। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा, घाटी के अंदर आज भी अगर जाएंगे तो पेशेंटों को है तो एक सादे कागज़ के ऊपर, मेडिकल का कोई प्रिस्क्रिप्शन उसके ऊपर नहीं, सादे कागज़ के ऊपर वार्ड में डॉक्टर है तो चिट्ठी लिख के दे देता है पेशेंट को कि तुमने जाके है तो बाहर है तो दवाई लेके आना है करके। आपको मालूम है घाटी अस्पताल के अतराफ में दोनों तीनों गेट्स अगर मिला देंगे तो जुबली पार्क के कॉर्नर से अगर हम लेंगे तो घाटी हॉस्पिटल का गेट ले लें, पीछे का गेट अगर मकई गेट साइड के अंदर ले ले, तो पिछले 2 सालों के अंदर वहाँ पर 26 मेडिकल स्टोर्स स्टार्ट हुए हैं। 26 मतलब टोटल वो 32 है, लेकिन अभी है तो 4-5 जो है उनका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 26 मेडिकल स्टोर्स। तो मैंने हाईकोर्ट के सामने ये बताया कि साहब घाटी के अतराफ में 1 किलोमीटर के अतराफ में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। यानी कि हर थोड़े दिनों के बाद वहाँ पर अगर एक मेडिकल स्टोर खुल रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें बिजनेस मिल रहा है, और घाटी से ही मिल रहा है। इस वजह से है तो वहाँ पर मशरूमिंग ऑफ मेडिकल स्टोर्स वहाँ पे खोले जा रहे हैं। और वो भी कैसा खोले जा रहे हैं वो उसको आपको मैं सिर्फ हिंट दे दूंगा। उसमें आप किसी अपंग का सर्टिफिकेट लेके आइए, महानगर पालिका के किसी अधिकारी को जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे 15 लाख रुपये आपको देना पड़ता है अपंग का सर्टिफिकेट लगा के, क्योंकि वो जगह जो है वो अपंग लोगों को देने के लिए है। अब उसमें कितने अपंग है आप खुद अपने लेवल पे इंक्वायरी करिएगा। अगर वो अपंग को पैसा जा रहा है तो वो आप इंक्वायरी करिएगा उसमें। तो 15 लाख रुपये आपको उनको रिश्वत देना पड़ता है महानगर पालिका को, और महानगर पालिका है तो एक लेटर दे देता है कि वहाँ पे जाके है तो मेडिकल स्टोर आप खोल लो करके। तो 26 ऐसे मेडिकल स्टोर्स वहाँ पर खोले गए हैं। जबकि हमने जुबली पार्क से लेके पंचक्की तक के रोड के लिए जो टेंडर निकाले थे उसमें हमने साइड में है तो बेंचेस का वो किए थे, लाइटिंग किए थे, कि मतलब घाटी के जो पेशेंट्स आते हैं उन लोगों को बाहर बैठने के लिए पूरा ग्रीनरी का हमने ये करवाए थे, लाइटिंग्स बहुत अच्छे करवाने लगाए थे, और टूरिस्ट के लिए रास्ता जाने वाला है करके वहाँ पे।
तो लेकिन अब उसको है तो 15-15 लाख रुपए के अंदर ये कर दिए है। मैं पर्सनली है तो म्यूनसिपल कमिश्नर से मिलूंगा और इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि ये किस तरह से आपके अंडर में ये गोरख धंधा ये चल रहा है करके। तो अब ये हॉस्पिटल हमने आज भी जब ये इसको बताया कि आज भी गरीब पेशेंटों को चिट्ठियाँ दी जा रही है कि आप है तो बाहर से लेके आओ करके। प्रिंट ट्रैवल के ऊपर कोई अगर पैदल चलता हुआ आदमी है तो 10 ऑटो रिक्शा वाले उसको पकड़ ले रहे हैं कि मेरे ऑटो में बैठ, मेरे ऑटो में बैठ। हमने आप हर रोज़ देखा होगा ये कि वो एक ग्राहक है, पोटेंशियल ग्राहक है, उन्हें रिक्शे में बैठेगा करके तो 10 ऑटो रिक्शा वाले उसको पकड़ ले रहे। अब घाटी के अंदर हालत वैसी हो गई है, जैसे ही उसके हाथ में चिट्ठी आ रही है तो मेडिकल स्टोर्स के एजेंटा अंदर घूम रहे हैं, बस उसको पकड़ रहे, हो चल हमारे पास चल, मैं तेरे को 2% का दिलाता, कोई बोलता है मैं 5% डिस्काउंट दिलाता, कोई 10% डिस्काउंट दिलाता है। तो ये हमने हाई कोर्ट को है तो मैंने है तो बहुत ही उसको पुरजोर तरीके से ये किया कि ये हमको बोल रहे हैं कि हमारे को हैफकिन के पास से लेने का है करके। मैं बोला सर कि ऑनरेबल कोर्ट को मैंने ये बताया है कि गरीब पेशेंट को कोई लेना देना नहीं है। आप हैफकिन से ले रहे हैं, लंदन से मंगा रहे हैं, इजिप्ट से मंगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, आप उसके हाथ में चिट्ठी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया ये हमारे को तो बाहर से लेके आ करके उसमें। तो ये मैटर जब हमने किया तो हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया GMCH को, गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट ने जो रिप्लाई दिया है उसमें कहीं पर भी उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि हम चिट्ठियां दे रहे हैं करके। उन्होंने पूरा प्रोसीजर समझा दिया अपने एफिडेविट के अंदर कि हम है तो ऑर्डर प्लेस करते हैं, देखते हैं कितना शॉर्टेज है, फिर वो हम हैफकिन को भेजते हैं, फिर हैफकिन है तो उसका स्टडी करके है तो हमारे को भेजता है करके। मैंने हाई कोर्ट से यही कहा हूँ कि सिर्फ हमको इतना बता दे कि ये आज पेशेंटों को चिट्ठियाँ देते हैं या नहीं देते हैं। हाई कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशन किया कि हमने क्या आज के दिन ये ऑर्डर पास करना कि किसी भी डॉक्टर ने डायरेक्ट पेशेंट के हाथ में चिट्ठी नहीं देना चाहिए करके। उन्होंने ओरल ऑब्जर्वेशन करने के बाद हाई कोर्ट ने फिर बोला कि नहीं हम और थोड़े दिन रुकते हैं, वी विल सी, अगर इम्प्रूव नहीं होता है सिचुएशन तो है तो हम ये ऑर्डर भी पास करेंगे करके। तो हैफकिन के बारे में इन्होंने पूरा है तो हमारे को सिर्फ प्रोसीजर बता दिए है, मेडिसिन क्यों नहीं आ रही है, इतना पैसा कहाँ जा रहा है मेडिसिन के नाम के ऊपर, ये इसकी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है करके। हाई कोर्ट ने जब ये कहा सरकारी वकील से कि आप डीन से कहिएगा कि ये पूरे फ़ोटोज़ देखे करके, तो मैंने कहा हाई कोर्ट को कि सर डीन भी नहीं है GMCH में। तो हाई कोर्ट इतना ताज्जुब किया कि मतलब GMCH जो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स का हॉस्पिटल है, येडिकर मैडम को रिटायर होके 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक फुल टाइम डीन नहीं है। तो हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर गवर्नमेंट को यह ताकीद किया है कि GMCH के ऊपर है तो इमीडिएट है तो फुल टाइम डीन अपॉइंट किया जाए करके उसमें। देखिए हमने जो घाटी के बारे में जो इश्यूज रेस किए थे तो वो मैंने 18 पॉइंट्स लिया था और पूरे के पूरे 18 पॉइंट जो है वो हमने विद फोटोग्राफ्स के साथ, जैसा पहला पॉइंट जो हमारा था ये हैफकिन इंस्टीट्यूट के बारे में, दवाइयाँ हैं तो पेशेंटों को चिट्ठियों के ज़रिए। और मैंने हाई कोर्ट से ये कहा कि अगर डीन ने या GMCH ने हमको ये बताया कि नहीं हम पेशेंटों को चिट्ठी नहीं लिख के देते हैं तो मैं आपको 100 से ऐसे चिट्ठियाँ ला के दूँगा। हाई कोर्ट को मैंने बोला हूँ कि मैं 100 से ऐसे चिट्ठियाँ ला के दूँगा जो डॉक्टर्स है तो पेशेंटों को डायरेक्टली दे रहे हैं करके उसमें। फिर घाटी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो चेक पोस्ट, आज के न्यूज़पेपर के अंदर आया है कि नशे का कारोबार करने वाले 2 लोग जो है वो घाटी के अंदर नशे का गोलियां बेचने के लिए गए थे, जिसको क्राइम ब्रांच ने पकड़ा डॉक्टर का भेष पहने हुए उसमें। तो आप ये जो अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री GMCH के अंदर है, पूरे एजेंटा जो है वो चाहे ब्लड बैंक के हो, मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए हो या मेडिकल स्टोर्स के हो, पूरे एजेंटों का वहाँ पे है तो फुल कोई रोक टोक नहीं है। ये हमने इश्यूज़ वो किए थे। फिर हमने जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन विंडो है वो रजिस्ट्रेशन विंडो के बारे में हमने बताया कि इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर है तो लाइन लगाना पड़ता है पेशेंटों को, सिर्फ 2 ही विंडोज़ वहाँ पे काम करती है रजिस्ट्रेशन की। एम्बुलेंसेस जो खड़े हुए हैं पूरे सामने प्राइवेट एम्बुलेंसेस खड़े हुए हैं और गवर्नमेंट के एम्बुलेंसेस जो है वो पूरे धूल खाते हैं, पूरे फोटोग्राफ्स के साथ है तो हमने वो एम्बुलेंसेस दिया है। अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स, पूरे वार्ड्स के अंदर जाके हमारी टीम ने पूरे फोटोग्राफ्स निकाली कि पेशेंटों को कैसा है तो ज़मीन के ऊपर
रखा गया है करके उसमें। फिर आईसीयू के अंदर जो मॉनिटर्स है, आपने कोरोना के पीरियड के अंदर ऑक्सीजन 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 बोले, हमने ऑक्सीजन लेके आए, हमने पूरे फोटोग्राफ्स के साथ दिए हुए हैं। ऑक्सीजन के पूरे जितने भी जो कनेक्शंस है वो सब कनेक्शंस निकाल दिए गए हैं। और ऑक्सीजन कहाँ से है, तो वही सिलेंडर के ज़रिए है, तो ऑक्सीजन है तो अभी घाटी के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि सिलेंडर कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। फिर जो उद्घाटन किया गया था वहाँ पे ऑक्सीजन टैंक का जो उद्घाटन किया गया था, 2-2 टैंक्स के इनॉग्रेशन किए गए थे, उसके कनेक्शंस है तो क्यों निकाले गए हैं, पूरे फोटोग्राफ्स के साथ हमने हाईकोर्ट को ये चीज़ बताए है। क्लीनलीनेस के बारे में हमने फ़ोटो दिए हैं। ये जो वार्ड है उसके बारे में, दो द डिपार्टमेंट हैज़ ओनली 90 सैंक्शनड बेड्स, इट डिलीवर्स अराउंड 15,500 to 17,000 वुमेन पर ईयर, नॉर्मल एंड सिजेरियन डिलीवरीज। ये जीएमसीएच खुद बोल रहा है। क्लीनलीनेस एंड हाइजीन के बारे में हमने ये किए हैं। देखिए भिवापुर यस मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ है भिवापुर का ऑर्डर है। मैं आपको एग्जैक्टली नहीं अपन में जो उनका जो रिप्लाई आया था एक हाँ नहीं वो तो मैं आपको पहले उनका जो ये आया है, रिप्लाई आया है भिवापुरकर के बारे में। अब ये जो घाटी ने है तो हमको रिप्लाई दिया है। अब इसका पूरा अगर रिप्लाई अगर पढ़ेंगे आप लोग, जिसको बनाना है तो इसके अंदर की ऑर्डर की ये कॉपी ले लेना। आई से एंड सबमिट दैट डिसिप्लिनरी एक्शन एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 8 ऑफ महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1979 अगेंस्ट डॉक्टर आशीष भिवापुरकर, प्रोफेसर एंड HOD ऑफ कार्डियोवैस्कुलर थोरैसिक सर्जरी has already been initiated। डॉक्टर आशीष भिवापुरकर के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ऑलरेडी इनिशिएट किया गया है। फिर उन्होंने है तो पूरा डिटेल्स दिए है कि कब लेटर मिला, क्या क्या लेटर मिला है करके। भिवापुरकर को जब नोटिस इशू की गई है तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है, इन परसुएंस ऑफ सेड शो कॉज नोटिस मेमो डेटेड सो एंड सो received by Dr. Ashish Bhivapurkar's explanation, it has been rejected as the same is found to be unsatisfactory। डॉक्टर आशीष भिवापुरकर को जब शो कॉज नोटिस इशू की, उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया तो वो है तो उसको रिजेक्ट किया गवर्नमेंट ने, और उन्होंने कहा कि ये अनसेटिस्फैक्टरी ये है करके। उसमें मेरा सवाल ये है कि मुझे आशीष भिवापुरकर हाँ इसके अंदर इसमें जो है फिर से एक इंक्वायरी करने के लिए नहीं ये चीफ मिनिस्टर के बारे में बोला। हाई कोर्ट ने खुद ने ये बात का ताज्जुब किया। उन्होंने सरकारी वकील से पूछा कि एक प्रोफेसर के लिए डायरेक्ट सीएम के पास जाता है मामला, तो सरकारी वकील ने कहा कि हाँ वो चूंकि ग्रेड 1 में आता है तो वो सीएम के पास जाता है करके उसमें। तो इन्होंने अपने कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर ही ये कहा है। और उसके बाद का जो पैराग्राफ है, कंसिडरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज एंड दैट द इंक्वायरी ऑफिसर हैज़ नाउ बीन अपॉइंटेड, वी एक्सपेक्ट द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी टू बी कंडक्टेड विद प्रॉम्प्टिट्यूड एंड शैल नॉट बी अननेसेसरीली डिलेड। हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं अपना ये ऑब्जर्वेशन किया है कि मतलब ये अननेसेसरी डिले करने के लिए कि यहाँ पे रोक दिया गया है, वो सेक्रेटरी के पास चला गया है करके। उसमें आपको ताज्जुब होगा कि एक हियरिंग पहले
जब चीफ जस्टिस थे वहाँ पे, तो सरकारी वकील ने बोला कि नहीं सर अभी इसकी इंक्वायरी स्टार्ट ही नहीं हुई है करके। मैंने चीफ जस्टिस के सामने ऑब्जेक्शन लिया। मैं बोला डॉक्टर महसेकर जो इसकी इंक्वायरी कर रहे थे, यहाँ पर घाटी के अंदर मीटिंग हुई थी जिसके अंदर मिनिस्टर थे विलासराव देशमुख सब, अमित देशमुख साहब थे, और उस मीटिंग के अंदर मैंने जब ये मुद्दा उठाया था तो डॉक्टर महसेकर ने ये बताया था उस मीटिंग के अंदर कि ये इंक्वायरी हो चुकी है एंड ही हैज़ बीन फाउंड गिल्टी करके। उन्होंने है तो ऑन रिकॉर्ड नहीं बताया था लेकिन मीटिंग के अंदर है तो मैंने हाई कोर्ट को ये बताया कि मतलब ये मिसलीड कर रहे हैं करके। और उसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि हमारे को तो जून में ही हमें इंक्वायरी हो गई ही है करके। तो कोर्ट ने बड़ा ये किया है कि ये गवर्नर के पास, चीफ मिनिस्टर के पास जाता है क्या ऐसे ऐसे मैटर्स उसमें। तो सरकारी डिले मत करिए, अननेसेसरी डिले मत करिएगा इसके अंदर। हाँ, और दूसरी ये है कि अब हाईकोर्ट ने जो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है, आशीष भिवापुरकर को भी इस केस के अंदर पार्टी बनाने के लिए हमको बोला गया है कि अब उसको भी आप पार्टी बनाइएगा करके। तो अब नेक्स्ट हियरिंग के अंदर वो अपना एक वकील लगाएंगे और वो वकील लगा के है तो आएंगे। बेसिकली देखिए ये एक सिस्टम के अगेंस्ट में हम वो कर रहे हैं। घाटी हॉस्पिटल किसका है? घाटी हॉस्पिटल में मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरे को सरकार ने है तो हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जाके फ्री में इलाज करने की है तो हमको सहूलत दी है। घाटी में गरीब लोग जाते हैं इसमें, और वहाँ पे आपके पास करोड़ों रुपये के इक्विपमेंट्स पड़े हैं और आप ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे जब केस चलता है तो किसी दिन आप लोग को भी रिक्वेस्ट करूँगा आइए करके कि घाटी का स्टाफ जब आता है वहाँ पे तो उनकी हालत क्या रहती है कि आप कब हमारे को फांसी पे लटकाते हैं करके। और मैं ये स्टैंड बड़ा क्लियर है मेरा उसके अंदर कि अकेले डॉक्टर आशीष भिवापुरकर दोषी नहीं है उसमें। मैं तो आज तक मिला भी नहीं, देखा भी नहीं कौन है करके उसमें। लेकिन ये सिस्टम जो है कि आप 2-2.5 साल तक एक डॉक्टर को 2,52,000 रुपये सैलरी हर महीने की दे रहे हैं, वो ना सिंगल ऑपरेशन कर रहा है, ना ओपीडी कर रहा है, ना घाटी में टहल रहा है, ना घूम रहा है, ना मीटिंग ले रहा है, ना क्लास ले रहा है। तो ये कैसा क्या 50-50% बांट लिया गया कि मैं बम्बई में रहूँगा, मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस करूँगा, आधा तुम खाओ आधा मैं खाऊँगा करके? ऐसा ही होता है ना उसका अर्थ। मैं जो भी रहे, और सिर्फ मैं एक डीन के बारे में नहीं कर रहा भाई, नीचे का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो अटेंडेंस मेंटेन करने का काम करता है, जो है तो उनको हॉस्पिटल का रिकॉर्ड मेंटेन करने का कि हॉस्पिटल बाद में इन्होंने पूरे जो अटेंडेंस रजिस्टर जो कोर्ट ने सीज किया है, आपको ताज्जुब होगा कि 2 साल का जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं सबसे आखिर में आशीष भिवापुरकर की सिग्नेचर ले लिया। 2 साल कंटिन्यूस वो आदमी है तो सबसे लास्ट में आता था। और इतनी जल्दबाजी थी कि गवर्नमेंट हॉलीडे के टाइम पे भी उन्होंने साइन कर डाले, संडे के दिन भी साइन कर डाले। ये हमने नहीं नोट करे, कोर्ट ने करा वो। लेकिन जो 2 साल वो मिला था उसमें डील तो यही करी थी। जो भी रहे, मैं किसी के नाम के साथ नहीं, जो भी वहाँ का प्रमुख था और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की ये जिम्मेदारी है, इन सब से पैसा वसूल करना चाहिए तब जाकर है तो। वरना लोगों को ये होगा की काय झालं आमचं हाईकोर्टात गेलं होतं मॅटर, काय झालं का, तर लोगों के अंदर डर खत्म हो जाएगा उसमें। और मैं तो थैंक्स करता हूँ हाईकोर्ट को कि हाईकोर्ट ने जो इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है इस बारे में। हैफकिन सिर्फ प्रोसीजर है, हैफकिन ने कोई डेटा नहीं है, कोई डेटा नहीं है। एक बार भी नहीं। ये पूरा है, मैं आपको ये भी दे देता हूँ। इन्होंने पूरा हैफकिन का सिर्फ प्रोसीजर्स बताए हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेता हूँ। आई से एंड सबमिट दैट द कंटेंट्स ऑफ दिस पैरा पर्टेनिंग टू इर्रेगुलर, अनसर्टेन एंड डिलेड सप्लाई ऑफ ड्रग्स बाय हैफकिन इंस्टीट्यूट, आई से एंड सबमिट दैट फॉलोइंग स्टेप्स आर परफॉर्म टू प्रोक्योर मेडिसिन. The annual requirement of medicines for OPD and IPD patients from user departments, that is concerned head of departments of government medical college and hospital औरंगाबाद. ये परसों के दिन सबमिट, ये भी हम आपको दे देते हैं. तो सिर्फ इसके अंदर प्रोसीजर दिया. अरे हमने बोले कि हमको प्रोसीजर से क्या लेना देना, वो गरीब पेशेंट को प्रोसीजर से क्या लेना देना है उसमें. आप सिंपल बेसिक ड्रग्स तक
बेसिक ड्रग्स हमने यहाँ तक ये बताया है कि सलाइन जो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर पैरासीटामॉल 15 पैसे 20 पैसे वो तक गोलियाँ नहीं है इसमें। मैंने कोर्ट को है तो आखिर में है तो ये रिक्वेस्ट किया कि एक कोर्ट अपॉइंटेड कमीशन है तो आप डेप्यूट करें जो खुद आंखों से जाकर वहाँ की हालत देखे करके उसमें पूरे जितने भी एक इंक्वायरी वहाँ पे लगाए, इसका थर्ड पार्टी ऑडिट करे कि ये पैसा जितना भी आया है 2-3 सालों से वो पैसा आखिर गया तो गया कहाँ पे खर्च हुआ है करके। अगर इतनी गंदगी वार्ड्स के हालात देखो कैसे है करके उसमें, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो स्टैंड लेने की ज़रूरत है। देखिए प्रधानमंत्री ये जो आदर्श ग्राम योजना जो है ये सिर्फ एक बकवास बोगस स्कीम है जो खासदारों को बोला गया कि तुम है तो हर साल है तो 5 गांव को दत्तक लेना, और दत्तक लेके क्या करना, तो अगर खासदार निधि ही खर्च करना तो फिर वो हम तो अपनी मर्जी से करेंगे ना, तुम अपना नाम काहे के लिए डाल रहे हो उसके अंदर प्रधानमंत्री। खासदार दत्तक योजना हो सकती है वो, लेकिन टोटल फेल ये है, उसके ऊपर कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है। हमने स्टार्टिंग के अंदर लिए गांव, जब जाके पूछ रहे तो बोले नहीं आपका पैसा डालना पड़ेगा। अब हमने कहा कि हमारे 2 साल के तो पैसे हैं तो ख़त्म कर दिया है सरकार ने, हमने क्या करना गांव के अंदर करके। तो ये सिर्फ एक बकवास ये है, उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है करके। दूसरा सिर्फ आपकी मालूमात के लिए मैं ये बता दूं कि कल दिल्ली में मैं चूँकि केंद्रीय अर्बन डेवलपमेंट कमेटी का सदस्य हूँ, तो जैसा हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए महाराष्ट्र के पूरे अधिकारियों को हमने दिल्ली को तलब किया था, और उसके बाद औरंगाबाद में 40,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के घर का सैंक्शन मिला था जब पूरे महाराष्ट्र के, तो उसी तरह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है जिसके ज़रिए हॉकर्स को 15,000 रुपये का खर्च दिया जाता है, हर शहर के अंदर हॉकर्स जोन बनाना ज़रूरी है। तो उस ताल्लुक से जब हमने लास्ट रिव्यू लिए तो महाराष्ट्र का बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। औरंगाबाद तो उसके अंदर कहीं पर है ही नहीं, एक भी हॉकर जोन हमारे को बना के दिया नहीं गया। तो हमने है तो कमेटी को ये करे थे कि महाराष्ट्र के पूरे अधिकारियों को वहाँ पे तलब किया जाए करके। तो कल के दिन दिल्ली के अंदर वो मीटिंग है और महाराष्ट्र के पूरे ऑफिसर्स को वहाँ पे है तो प्रधानमंत्री स्वनिधि की रिपोर्ट के साथ है तो वहाँ पर बुलाया गया है कि ये हॉकर्स को आज हो क्या रहा है कि आप चले जाओ रोड के ऊपर, वो खड़े हुए हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाला आएगा उसको पैसे दो, महानगर पालिका का अतिक्रमण विभाग वाला आएगा उसको पैसे दो, तो खड़े रहो करके। ये स्कीम बहुत अच्छी है, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम जो है ये बहुत अच्छे मकसद से बनाई गई है, लेकिन अगर कोई शहर कोई राज्य सरकार इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है तो वही गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है। और इसको इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कोई भी क्योंकि इनका 2 नंबर का जो पैसा ये गरीब ठेले वालों से जो मिलता है, कोई 100 रुपये देता है, कोई 50 रुपये देता है ज़मीन के ऊपर बैठ के है तो अपना कारोबार करने के लिए, तो वो उनका बंद हो जाएगा। तो कल है तो इसके बारे में मीटिंग है, मैं दिल्ली से आने के बाद है तो फिर उसकी जानकारी आपको देता हूँ। लेकिन पूरे इंडिया से कई सारे स्टेट्स ना, मैंने प्रेस करके है तो चेयरमैन को ये बताया था कि नहीं महाराष्ट्र के अधिकारियों को बुलाया जाए, तो कल महाराष्ट्र और सिक्किम के अधिकारियों को बुलाया गया। नहीं महानगर पालिकाओं के अधिकारियों को नहीं बुलाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुलाए हैं कि पूरे स्टेट की रिपोर्ट लेके आना, तो वो औरंगाबाद महानगर पालिका की भी रिपोर्ट पेश करेंगे उसके अंदर। कोर्ट ऑर्डर बाबत 4 ऑब्झर्वेशन आहे, रिक्रुटमेंट, ड्रग सप्लाय, क्लिनलीनेस आणि विभागपूर्वक, बरोबर आहे। रिक्रुटमेंट बाबत नो अननेसेसरी डिले, म्हणजे समराइज करतो मी इसे विभागपूर्वक बाबत स्ट्रिक्ट एक्शन टू बी टेकन, मेक हिम पार्टी, इतना ही हुआ है ना कोर्ट, मेक हिम पार्टी आणि स्ट्रिक्ट एक्शन, नो अननेसेसरी डिले। हां, अबाउट रिक्रुटमेंट नो अननेसेसरी डिले, हाँ। एंड ड्रग सप्लाय ड्रग सप्लाई के बारे में भी उन्होंने ये कहा है कि नेक्स्ट मीटिंग तक, नेक्स्ट हियरिंग तक जो 6 सितंबर को है, नेक्स्ट हियरिंग जो है ये मैटर की ये 6 सितंबर को है, तो वी विल वेट टिल 6 सितंबर। अगर इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो कोर्ट विल पास एन ऑर्डर कि डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि डायरेक्ट पेशेंट के हाथ में कोई भी है तो चिट नहीं दी जाएगी। ये उन्होंने है तो सरकारी वकील को कहा कि डीन को ये बताओ करके,
लेकिन जब डीन ही नहीं है तो उन्होंने गवर्नमेंट को ये ऑर्डर किया है कि जीएमसीएच को इमीडिएट है तो फुल टाइम डीन है तो अपॉइंट कर रही है। हाँ, इसका पूरा इसका भी स्कैन हे 4 गोष्टीवर एक समराइज और प्रिंट वालों के लिए मैं 2-4 फोटोग्राफ्स भी है तो आपको स्कैन करवा के हे 4 मुद्दे रिक्रुटमेंट, ड्रग सप्लाय, क्लिनलीनेस आणि विवापूर समराइज बाईट आम्हाला बरोबर मोठं झालं आहे आमच्यासाठी. ओके हे जे 4 ऑब्झर्वेशन आहेत कोर्टाचे त्याच्याबाबत आम्हाला अगदी थोडक्यात माहिती आहे. रिक्रुटमेंट, ड्रग सप्लाय, क्लिनलीनेस आणि विवापूर या सगळ्या काय आहे की मी औरंगाबाद बेंच ऑफ मुंबई हायकोर्टमध्ये एक PIL फाईल केली होती आणि मी स्वतः ते केस पार्टी इन पर्सन मी स्वतः ते केस लढत आहे आणि त्याचे हिअरिंगच्या दरम्यान जे जे मुद्दे आमच्यासमोर आलेले आहे ते त्याच्यातून हे दिसतं की सरकार किती गंभीर असतं लोकांच्या स्वास्थ्याच्या बाबतीत. जसं आम्ही जे पेटिशन केलं होतं की हजारोंच्या संख्येने वेकन्सीज आहे अनेक सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये, सरकारी आणि निम सरकारी हॉस्पिटलमध्ये. आता एप्रिल 2021ला मी एक PIL फाईल केली होती आणि आता त्यांनी जे ॲफिडेविट सबमिट केलेले आहे, त्यांनी जे डिटेल्स आम्हाला दिलेली आहे त्याच्यापैकी फक्त उदाहरण सांगण्यासाठी 130 प्रोफेसर्सची पोस्ट आहे वेकंट आणि त्याच्यातून फक्त 14 प्रोफेसर्सला ऑर्डर्स देण्यात आलेले आहे. असोसिएट प्रोफेसर्सची 187 पोस्ट आहे, ऑर्डर कितीला देण्यात आलेला आहे? फक्त 28 लोकांना. असिस्टंट प्रोफेसर्स 884 पोस्ट आहे आणि त्याच्यातून फक्त 70 लोकांना ऑर्डर देण्यात आलेला आहे MPSCच्या शिफारशीवरून. हे एक मुद्दा होता. कोर्टाने खूप गंभीर दखल घेतली आणि कोर्टाने सांगितलं की लवकरात लवकर हे सगळं पोस्ट भरण्यात यावे. दुसरं म्हणजे की कोर्टाने मला सांगितलं होतं की हॉस्पिटलच्या बाबतीत जे काही दुसरे मुद्दे आहेत ते तुम्ही सिव्हिल ॲप्लिकेशनमध्ये फाईल करू शकता. आता एक केस आमच्या समोर आला होता की ते डॉक्टर आशिष भिवापूरकर म्हणून एक कार्डिओवॅस्क्युलर सर्जन जे आमच्या घाटीच्या रेकॉर्डवर आहे की मागच्या 2.5 वर्षापासून ते येथे कार्यरत आहे, काम करत आहे. पण जेव्हा आम्ही इन्व्हेस्टिगेशन केलं मी स्वतः, तर एकही दिवशी ते एका दिवसासाठी ते ऑपरेशन केलं नाही, एकही क्लास घेतली नाही, एकही OPD घेतली नाही, कुठे काही मीटिंगमध्ये अटेंड केलं नाही. तरीसुद्धा त्यांना 2 वर्षापासून 2,52,000 रुपये प्रति महिना त्यांना पगार देण्यात येत होती. कोर्टाने त्याची इन्क्वायरी लावली होती आणि त्या इन्क्वायरीमध्ये असं निष्पन्न झालेलं आहे की ते जे करत होते ते चुकीचं होतं. त्यांच्यावर डिसिप्लिनरी ॲक्शनची सुरुवात झालेली आहे. आता कोर्टाने हे सांगितलेले आहे की त्यांना त्या डॉक्टरांनाही आपण या केसमध्ये एक पार्टी बनवा. आणि दुसरा म्हणजे कोर्टाने हे ऑब्झर्वेशन केलेले आहे की आम्ही सगळं पैसे जे यांच्या पगारावर खर्च करण्यात आलेले आहे ते आम्ही त्यांच्याकडून रिकवर करणार आहे. माझा स्टँड हे आहे की फक्त ते आशिष भिवापूरकरकडून पैसे वसूल केलं तर काही साध्य होणार नाही. तिकडचे डीन होते, तिकडचे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर्स होते, तिकडचे क्लरिकल स्टाफ होते, त्यांच्याकडूनही ते पैसे वसूल करण्यात यावे. कारण हे एक बोगस एक रॅकेट सुरू होतं आणि त्याचा अर्थ हे होता की मी मुंबईला बसणार, आधी पगार मला द्या, आधी पगार तुम्ही सगळं वाटून घ्या, असा प्रकार आहे. आणि याच्या बाबतीत कोर्टानेही खूप गंभीर दखल घेतलेली आहे. तिसरा म्हणजे आजही घाटी हॉस्पिटलमध्ये कोणताही पेशंट गेला तर तेथा साधी चिठ्ठीवर त्याला औषधे आणण्यासाठी लिहून देण्यात येत आहे. आता मागच्या 2 वर्षामध्ये घाटी हॉस्पिटलच्या सराउंडिंगमध्ये 26 मेडिकल स्टोर्स तिथे सुरू करण्यात आलेले आहे. मग ते काय लॉसेस सफर करण्यासाठी आलेलं आहे का, त्यांना काही धंदा मिळत नाही आहे का म्हणून ते तिथे आलेले आहे. त्यांना धंदा कुठून मिळत आहे?
घाटीतून मिळत आहे आणि त्या घाटीमध्ये औषध उपलब्ध नसल्यामुळे त्या सर्व पेशंट्सना बाहेरून मेडिकल स्टोअरवरून आणण्यासाठी हे जे जोर करण्यात येत आहे त्याच्याही कोर्टाने खूप दखल घेतलेली आहे. कोर्टाने नोटीस बजावली होती GMCSला की तुम्ही आम्हाला सांगा की औषधाच्या बाबतीत आपल्याला आश्चर्य वाटेल की त्यांनी जे ॲफिडेव्हिट दिलेला आहे त्याच्यामध्ये काही उल्लेख नाही की आमच्याकडे काही शॉर्टेज आहे नाही आहे, आम्ही लिहून देतो नाही लिहून देतो. त्यांनी कोर्टाला हे समजावण्याचा प्रयत्न केला की प्रोसिजर काय असतं. आम्ही कोर्टाला हे सांगितलं की ते गोरगरीब लोकांना प्रोसिजरशी काय देणं घेणं, की हॅफकिन इन्स्टिट्यूटला आम्ही ऑर्डर केलं, ते ऑर्डर काय गेल्यावर काय होतं, कोणाची सिग्नेचर लागती काय लागती कधी मिळतं हे महत्त्वाचं नाही आहे. गोरगरीब लोकांना औषधे मिळायला पाहिजे. कोर्टाने ऑब्झर्वेशन केले, आम्ही आता ऑर्डर पास करू का की कोणत्याही डॉक्टरनी यांना चिठ्ठीवर लिहून द्यायचं नाही. मग त्यांनी थांबले आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही काही दिवस वाट बघू, काही इम्प्रूव्हमेंट झालं नाही तर तशा प्रकारच्याही ते ऑर्डर पास करण्यासाठी 6 सप्टेंबरला याची पुढची सुनावणी होणार आहे. तर आता हे जे घाटीबद्दलचे जे तुम्ही ऑब्झर्वेशन कोर्टाने केले हे फक्त घाटीपुरते मर्यादित आहेत का राज्यातील सगळे हॉस्पिटल? नाही, काही मुद्दे जे आहे म्हणजे रिक्रुटमेंट ओव्हरऑल हॅफकिनच्या बाबतीत जस्टिस गंगापूरवाला साहेबांनी ज्यांच्यासमोर जेव्हा हे आलं होतं तर त्यांनी सांगितलं होते जे कोणी दोषी असेल मेडिकल सप्लायबाबत त्यांच्यावर स्टर्न ॲक्शन शुड बी टेकन, कडक कारवाई त्यांच्यावर करण्यात यावी करके गंगापूरवाला साहेबांचं ऑर्डर होतं. तरीसुद्धा काही झालं का? तेच सिस्टम आहे. म्हणजे जे सिस्टम आपल्याला असं वाटतं की भाई ते सक्सेसफुल नाही आहे, गरीब पेशंटांना काय देणं घेणं आहे, त्यांना आपले मेडिसिन्स पाहिजे. आणि सर्व्हिस मेडिकल स्टोअर्स जे सुरू झालेले आहे त्याच्या बाबतीत ही काहीतरी विचार करण्याची आवश्यकता आहे ना. म्हणजे काय नेक्सस आहे का तिथे काम करणाऱ्या लोकांचा आणि हे मेडिकल स्टोअर्सच्या किंवा त्यांचे नातेवाईक आहे आणि असे अनेक प्रकार. दत्तक योजनेचं एक वेळ अजून कौतुक करून टाका. प्रधानमंत्री दत्तक योजना, प्रधानमंत्री हे जे आदर्श ग्राम योजना जे आहे ते फालतू स्कीम आहे. त्याच्यामध्ये काहीही मतलब नियम नाही आहे. आता केंद्राचे 2 मंत्री आमच्याकडे आहे, आम्ही त्यांना विनंती करतो की याच्या बाबतीत स्पष्टीकरण द्यावं. आणि आम्हालाच आमच्या खासदार निधीतून पैसे खर्च करायचे आहे तर प्रधानमंत्री साहेबांचं नाव कशाला त्याच्यामध्ये टाकायचे? मी खासदार दत्तक योजना करतो ना, ते पैसे आमच्याकडून खर्च करायचं आणि नाव तुमचं घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये काही नाही आणि फक्त सर्क्युलर काढायचे की प्रधानमंत्री दत्तक योजना जे आहे. आता लोक आम्हाला विचारतील साहेब आमचं गाव दत्तक घ्या ना. मी म्हटलं देतो, पैसे कुठे आहे? काही पैसे नाही, काही स्कीमच्या बाबतीत काही डिटेल्स नाही. ते फक्त आता आपल्याकडे केंद्रमंत्री आहे, मी त्यांनाही दोघांनाही हे सांगणार आहे, दानवे साहेबांनाही आणि कराड साहेबांनी. आता मी त्यांचं एक स्टेटमेंट वाचलं की आम्ही डिजिटल काहीतरी, अरे गावामध्ये कसला डिजिटल रावसाहेब, काय आपण बोलतो याच्या बाबतीत काहीतरी विचार करा. डिजिटल शाळा आपण गावामध्ये क्लासेस हे जे आहे, अरे लाईट नाही आहे गावामध्ये, काय परिस्थिती आहे, आता शाळांची खोल्या बघा कशी आहे, ते सुधारा. नंतर डिजिटलच्या बाबतीत बोला तुम्ही. मोदी साहेबांचं सारखं असं काहीतरी. भागवत कराड मागच्या वर्षभरापासून मंत्री झाले पण औरंगाबाद जिल्ह्यात एकही बँकेची शाखा त्यांनी उघडलेली नाही, उलट बंद झालेले आहे. मला असं वाटतं अनेक शाळा बंद झालेल्या आहे. काय आहे की आता मीडियानी त्यांना प्रश्न विचारा की रेल्वे मंत्री आपल्याकडे आहे. जेव्हा रेल्वे मंत्री ममता बॅनर्जी होती त्यांनी फक्त सगळं पश्चिम बंगालला केलं होतं. लालू प्रसाद होते तर सगळं ओपनली हे तो बिहारसाठी केलं होतं. आता राव तुम्ही आमचे आहे ना, काहीतरी महाराष्ट्रासाठी करा दानवे साहेब. आणि फक्त हे सांगणं, आपण कराड साहेबांचं भाषण ऐकलं असेल, पूरे देश के बैंक मेरे हात में है करके. अरे 2 बँक आमच्यासाठीही उघडा, औरंगाबादमध्ये गावामध्ये उघडा, काहीतरी नवीन काहीतरी चांगले स्कीम्स आणा. फक्त माझ्याकडे सगळ्या देशाचा पुरा बँक मेरे हात में है करके. अरे तुमच्या हातात आहे तर काहीतरी द्या आमच्या औरंगाबादचे लोकांना, मराठवाड्याचे आणि महाराष्ट्राच्या लोकांना. भावना गवळीचा एक फोटो पंतप्रधानांना राखी बांधल्याचा व्हायरल. हीच राखी जर तत्कालीन पंतप्रधान जुने आपले त्यांनी बांधली असती तर काय प्रतिक्रिया म्हटल्या असत्या? एक तर ईडी त्यांना कधी काळी शोधत होती, आता तेच त्या पंतप्रधानांच्या बहीण झाल्या, त्यावर काय?
नाही, हे खरी गोष्ट आहे. मी सुरुवातीपासून हे बोलत आहे की हे ईडीचा उपयोग जे करत आहे ते सगळं आपल्या राजनैतिक फायद्यासाठी हे करत आहे आणि हे खूप देशासाठी खूप घातक आहे की CBI, ED, इन्कम टॅक्सचं जे ज्या प्रकारे दुरुपयोग होत आहे. आपण बघितलं असेल की हे जे महाराष्ट्राचे काही मंत्री झालेले आहे त्याच्या बाबतीत ते कोण मुंबईचे जे भ्रष्टाचार उघडणारे खूप जोरात दररोज पत्रकार किरीट सोमय्या आहे. ते किरीट सोमय्या आहे गप्प. ते चित्रा वाघ आहे ना, चित्रा वाघ गप्प की नाही ते महिलावर अत्याचार झालेला आहे, आम्ही हे करणार ते करणार. आता गप्प बसलेले आहे. म्हणजे इतकी लाचारी फक्त सत्तेसाठी. हे कशासाठी? आणि आम्ही पंतप्रधानांना हे प्रश्न विचारणार आहे. बहुतेक आम्हाला हे संधी मिळाली असती तर आम्ही त्यांना विचारलं असतं किंवा येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये आम्ही विचारणार आहे की ज्या महिलेच्या विरुद्ध ईडीची कारवाई झाली आहे, तुम्ही त्यांचे भाऊ झालेले आहे, आता भाऊ चा पूर्ण आपण सगळं रक्षण करणार आहे की कोणी तुला आता हात लावणार नाही, ईडी येणार नाही, ID येणार नाही, कोणी येणार नाही तुझ्या जवळ. हीच राखी मनमोहन सिंगाच्या काळात बांधली गेली असती तर, हीच राखी मनमोहन सिंगाच्या काळात बांधली असती तर नाही तर ते तर वेगळं काळ होतो. त्या वेळचं आम्हालाही माहीत आहे की स्मृती इराणी 20 रुपये गॅसची सिलेंडर वाढली तर ती रस्त्यावर येऊन कशा प्रकारचे हे सगळं केलं असतं. तर त्या काळ वेगळं होतं. या काळ सगळ्याला माहीत आहे की कशा प्रकारे. क्या करना है बताइए आप. देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिन आरोपियों के ऊपर जितने इतने संगीन गुनहे थे उनको इस तरह से छोड़ देना ये एक अलग बात है, लेकिन उसका जश्न मनाना ये बहुत ही दर्दनाक बात है इस देश के लिए. क्योंकि जिस तरीके से वो लोगों ने हैवानियत का सबूत दिया था और जिसके बारे में जब हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर कार्रवाई करी थी, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है, तो आप ये देखिएगा कि किस तरीके से वो लोग बाहर निकल रहे हैं तो उनको फूलों से है तो इस्तकबाल किया जा रहा है, उनका जश्न मनाया जा रहा है. और यही नरेंद्र मोदी साहब है जो 15 अगस्त के भाषण के अंदर महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं. तो ये महिलाएं जिनका बलात्कार हुआ था, क्या वो महिलाएं नहीं थी? और कहीं ना कहीं अब देखिए ये है कि ये जो हरकतें जो हो रही है अब ये जनता भी समझ रही है. और ये बिल्किस बानो कोई एक उसको मुस्लिम महिला बोलकर नहीं देख रही है. देश की हर महिला ने, और मैं तो संसद के अंदर बैठी हुई वो महिलाओं से भी सवाल करना चाहता हूँ कि स्मृति ईरानी जो चीख कर इतना चिल्लाती है पार्लियामेंट के अंदर, दूसरे जो सांसद उनके इतना चीख के ज़रा सी महिलाओं के ऊपर कुछ हो गया तो इतना ज़ोर से, और आज पूरे के पूरे मुंह में लड्डू लेकर जब बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी अपनी महिला होने के ऊपर ये हो रहा है कि इतना जुल्म हुआ है उस महिला के ऊपर, और आपके मुंह से है तो ज़बान नहीं निकल रही, आप मुंह नहीं खोल रहे हैं. तो ये जो चल रहा है देश के अंदर, अब हम कितना क्या क्या करेंगे उसमें. अब हम सोच रहे हैं कि इसके बारे में जो है, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इसको किसी एक राजनीतिक मुद्दे से मत देखिए. सिर्फ MIM क्यों आएगी? इसके लिए क्या मतलब कांग्रेस नहीं है? क्या शिवसेना की महिलाएं नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं नहीं है? क्या निर्भया का जब बलात्कार हुआ था तो MIM बोल के हम नहीं उतरे थे? हमारी एक बहन का बलात्कार हुआ था बोल के हम उतरे थे वहां पे. किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर नहीं हम गए थे कि राजनीतिक पार्टी है तो मोर्चा निकाल रही है करके. तो ये सवाल ये करना कि MIM क्यों नहीं उतरी है, क्योंकि MIM वो तो बिल्किस बानो है, ये तो MIM का काम है करके, यानी कि दूसरी महिलाएं उसका समर्थन करती है, दूसरी राजनीतिक पार्टियां उसका समर्थन करती है. ये जो सोच है ये सोच बदलनी चाहिए कि बिल्किस बानो है तो उसके लिए MIM ने उतरना चाहिए, और निर्भया है तो बीजेपी की महिलाएं उतरना चाहिए, शिवसेना की महिलाएं उतरना चाहिए, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की महिलाएं उतरना चाहिए. ये लोग क्यों नहीं उतर रहे हैं सड़क के ऊपर? ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.